नमस्कार बच्चों, आज हम एग्रीकल्चर लेसन पर डिस्कस करेंगे एंड ये आपके ज्योग्राफी सेक्शन में आता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूँगी, व्हाट आर द थ्री मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान के जीवन में तीन महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है जो उसको अपने जीवन के लिए, अच्छा जीने के लिए ज़रूरत होती है। व्हाट आर द थ्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा, द फर्स्ट वन इज फूड, द सेकेंड वन इज शेल्टर एंड द थर्ड वन इज cloth, and the third one is cloth. So and the third one is cloth. So ये तीनों चीज़ें जो है एक मनुष्य को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तीनों चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। ये तीनों चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? ये तीनों चीज़ें हमको जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलती हैं। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो है को हम प्राइमरी एक्टिविटी भी कहते हैं। क्यों? एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है बिकॉज 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। देश की जो 70% पॉपुलेशन है वो किस में एंगेज्ड है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज्ड है, और इसीलिए इसको जो है प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है। देन सेकंड, इसको प्राइमरी एक्टिविटी इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग फूड ग्रेन्स के साथ साथ रॉ मटेरियल्स, किसके लिए? इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए रॉ मटेरियल्स का भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स में प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी एक्टिविटी। Now I start this lesson with a beautiful quotation of George Washington that agriculture is the most healthful, most useful and the most noble employment of man। कितना बढ़िया कोटेशन दिया है कि एग्रीकल्चर जो है ये हेल्थफुल भी है, यूजफुल भी है, और सबसे नोबल ये प्रोफेशन है किसी भी इंसान के लिए। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक पे आ जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो इसमें जो है इट इज योर फर्स्ट प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, देन सेकेंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, थर्ड कमर्शियल फार्मिंग, एंड एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी आता है एग्रीकल्चर के अंडर में, दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। नाउ वी डिस्कस ऑन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ पे प्रिमिटिव का मतलब मैं आपको बता दूं, हिंदी में प्रिमिटिव का मतलब है पुराने तरीके से, पुरातन तरीके से, ओल्डन तरीके से, एंड सबसिस्टेंस का मतलब होता है अपने जीविका के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए, एंड फार्मिंग। तो यहाँ पे ओल्ड पैटर्न, इसको आप कह सकते हो फार्मिंग इन ओल्ड पैटर्न। अब यहाँ पे क्या होगा, यदि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, ओल्ड पैटर्न है, तो यहाँ पे कैसे इसका फार्मिंग होगा? द फर्स्ट वन इज, जो फार्मर होते हैं वो लोग जो फार्मिंग करते हैं
ये बहुत ही स्मॉल पीस ऑफ लैंड में होता है। द फर्स्ट वन इज स्मॉल पीस ऑफ लैंड। The first one is a small piece of land. The second one is they used primitive tools. यहाँ पे मैं बता दूं प्रिमिटिव टूल्स का मतलब होता है पुराने पुराने। हमको जब खेती करनी होती है या हमें यदि फार्मिंग करनी होती है तो टूल्स की आवश्यकता होती है, औजारों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मॉडर्न जो है टूल्स वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो लोग कौन सी टूल्स इस्तेमाल करते हैं? प्रिमिटिव, पुराने जो है टूल्स, पुराने तरीके के, पुराने नहीं पुराने तरीके के उस टूल्स को ये लोग इस प्रकार की जो फार्मिंग होती है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग दे यूज प्रिमिटिव टूल। एंड द थर्ड वन इज दे नेवर यूज एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, नेवर यूज फर्टिलाइजर। कोई भी तरीके का ये लोग फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं। जो सॉइल का जो नेचुरल फर्टिलिटी होता है उस फर्टिलिटी पे ही उनका पूरा प्रोडक्शन डिपेंड होता है। एंड इसके बाद फोर्थ नंबर इनका आ जाएगा, दे डिपेंड ऑन मॉनसून। दे डिपेंड ऑन मानसून। अब हमको यदि कोई खेती करनी है या कृषि करनी है तो हमें इरिगेशन के लिए पानी की ज़रूरत होगी, और पानी जो है उस समय जो है उनके पास इरिगेशन का ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं है, एंड उन लोग जो है मानसून पे डिपेंड करते। स्लैश एंड बर्न, इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे ये वर्ड आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता क्या है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में होता है जो फार्मर होते हैं वो एक पीस ऑफ लैंड लेते हैं, उसमें से जो उस एरिया को वो लोग अब क्लीन करते हैं। अब वो क्लीन कैसे करते हैं? वो जितने भी वेस्ट जो है मटेरियल्स होता है, जो घास फूस होता है उसको वो लोग बर्न करते हैं, और उस पर्टिकुलर एरिया में वो लोग बीज को जो है सो करते हैं। एंड वहाँ पे 1 या 2 साल तक वो लोग फार्मिंग करते हैं, लेकिन बिकॉज दे नेवर यूज एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, तो जब यदि कोई भी फार्मिंग में यदि पीस ऑफ लैंड में यदि फर्टिलाइजर जो है वो यूज़ नहीं होगा तो धीरे धीरे उस सॉइल का फर्टिलिटी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1 या 2 साल के कंटिन्यू फार्मिंग के बाद उस पर्टिकुलर जो एरिया है उस एरिया की जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है दैट कैपेसिटी बिकम रिड्यूस, और जैसे ही उस पर्टिकुलर एरिया का जो फर्टिलिटी कैपेसिटी रिड्यूस होता है दे चेंज दिस एरिया एंड दूसरे एरिया में जाके अगेन वो जो है अपना प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग शुरू करते हैं। एंड वो जो पुराना जो एग्रीकल्चर जो ये पीसेस रहता है उस पीसेस को अगेन उसमें फर्टिलिटी कैपेसिटी बढ़ने के लिए रिप्लेनिश होने के लिए उसको नियर अबाउट 3 to 4 यू कैन से 5 years भी लग सकते हैं, और वो 5 साल तक जो है उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है। अगेन जो है जब उसमें जो है फर्टिलिटी, उस सॉइल की फर्टिलिटी जब मेंटेन हो जाती है फिर वो दोबारा आके उस अपने पीस ऑफ लैंड में उस खेती को, कृषि को करते हैं, वो फार्मिंग करते हैं। तो ये स्लैश एंड बर्न जो है ये इसमें मैं बता दूं कि इसके कई सारे नाम हैं, वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज है उसमें भी इसको कई लोकल नेम से जाना जाता है, इंडिया में भी इसको कई लोकल नेम से जाना जाता है। एंड यदि मैं कहूँ अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार में जो है इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है इट इज नोन एज दीपा इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लेकिन इसमें जो है झुमिंग, JHUMMING, झमिंग जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट है जमिंग। ये जमिंग जो है ये आपके जो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बेल्ट ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं आपके? आसाम हो गए, मेघालय हो गए, मिजोरम हो गए एंड नागालैंड हो गए। आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। जमिंग जो है एग्रीकल्चर का जो है प्रैक्टिस होता है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज पर CBSE एग्जाम। सो ये आपका हो गया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो मैं एक बार फिर अगेन आपको थोड़ा सा बता दूं, रिकैप्चुलेट कर दूं कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है। फार्मर use this practice this kind of farming in a small piece of land. They never use any kind of fertilizer. They only depend on the monsoons. They use only primitive tools, and this type of farming is known as slash and burn agriculture. Now come to the next type of farming, that is intensive subsistence farming. Intensive subsistence farming. Intensive को यदि हम हिंदी में कहें तो इसको बोलेंगे गहन, इसको कहेंगे गहन। तो गहन मतलब ज्यादा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी सबसिस्टेंस है, मतलब अपने निर्वाह के लिए। ये कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, अपना जो फैमिली का जो रिक्वायरमेंट है उसको ही फुलफिल करने के लिए इस पैटर्न को किया जाता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस होता है एज कंपेयर टू प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कैसे? इंटेंसिव जो है इसको मैं शॉर्ट में कहूँ ISF जो फार्मिंग है, ये जो बहुत हाईली पॉपुलेटेड एरिया में इस तरह की जो है फार्मिंग होती है। ये फार्मिंग इट इज प्रैक्टिस्ड इन हाईली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे आबादी ज्यादा होती है उस जगह में इस तरह का जो है फार्मिंग किया जाता है। एंड द सेकेंड वन इज they use biochemical fertilizer for their production. Use biochemical fertilizer for good production. So वहां पे फर्टिलाइजर यूज नहीं हो रहा था, प्रिमिटिव में फर्टिलाइजर यूज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दे यूज बायोकेमिकल फर्टिलाइजर फॉर गुड प्रोडक्शन। क्योंकि क्या है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया में उनको है, एंड द पीस ऑफ लैंड वो भी ज्यादा नहीं होता है, पीस ऑफ लैंड जो है वो भी बहुत कैसा रहता है, लिमिटेड रहता है। एंड द थर्ड वन इज इरिगेशन करते हैं वो लोग। इरिगेशन मतलब दे इरिगेट देयर लैंड, सिंचाई की जाती है। दे नेवर डिपेंड ऑन मॉनसून, मॉनसून पे वो डिपेंड नहीं रहते हैं, उनको इरिगेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ये क्यों ऐसा हुआ है। ये हमारा जो देश है उसमें पहले जो है लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जो पीस ऑफ एरिया था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे लोग जो है वो अलग होते गए, परिवार जो है बढ़ता गया। तो जब परिवार बढ़ता है तो क्या होता है, ज़मीनें भी बढ़ती हैं। अब जब ज़मीनें बटेंगी तो वो जो पहले जो लार्ज स्केल ऑफ लैंड था वो डिवाइड होके स्मॉल स्केल ऑफ लैंड हो गया। अब उस फैमिली को जिसको डिवाइड हुआ है उस लैंड, उसी पर्टिकुलर लैंड में उनको जो है फार्मिंग करनी है। क्यों करनी है? फॉर देयर यूज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसमें क्या है, यदि वो लोग बायोकेमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करेंगे, यदि वो लोग प्रॉपर इरिगेशन नहीं करेंगे तो उनको क्या होगा, प्रोडक्शन ठीक नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसी कारण जो है दे यूज बायोकेमिकल फर्टिलाइजर एज वेल एज इरिगेशन।
and the third type of farming is your commercial farming. यहाँ पे commercial का मतलब ही क्या है? To get profit. हमारा जो भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन से हमको प्रॉफिट मिलनी है। यदि किसी भी प्रोडक्शन से प्रॉफिट मिलनी है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको हमारे एग्रीकल्चर में यूज करना होगा। तो फार्मर्स क्या करते हैं इसके लिए? ये जो है बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड में इस तरह की फार्मिंग की जाती है। इट प्रैक्टिस ऑन अ बिग पीस ऑफ लैंड, practice in a big piece of land, then second they use chemical fertilizer, they use HYV, high yield varieties of seeds, HYV seeds for healthy crops. अब यहाँ पे ये आ जाता है, ये तीन को पहले मैं समझा दूं कि हमने जो है प्रिमिटिव को भी देखा एंड इंटेंसिव को भी देखा। तो उसमें जो हमारे पीसेस ऑफ लैंड जो है वो एज कंपेयर टू प्रिमिटिव एंड सबसिस्टेंस, इनका जो है एरिया जो है वो बड़ा होता है। एंड कमर्शियल पर्पस मतलब यहाँ पे क्या होगा? इनका मेन एम रहता है प्रॉफिट। इनका एम क्या रहता है? प्रॉफिट गेन करना। प्रॉफिट गेन करने में इनको क्या होगा? डेफिनेटली केमिकल फर्टिलाइजर यूज करनी होगी, तभी तो जाके एक गुड प्रोडक्शन होगा हमारा। देन दे यूज हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स मतलब देखिए सीड्स जो है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भी होती है, एक एवरेज क्वालिटी की भी होती है। यदि आप एवरेज क्वालिटी की सीड्स से जो है प्रोडक्शन करना चाहोगे तो उसका जो क्रॉप होगा वो भी एवरेज ही होगा। लेकिन यदि हम हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो क्रॉप्स होगा, प्रोडक्शन होगा एज कंपेयर टू एवरेज सीड्स वो बेटर होगा। तो इसीलिए इस तरह के फार्मिंग में वो लोग इस तरह के जो है हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड इरिगेशन वो लोग जरूर करते हैं। अब इरिगेशन वो लोग कैसे करते हैं? ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल है कि नहीं? देन इसके बाद बहुत सारे और भी है, कैनाल्स है, ये सारे जो है चीजें इरिगेशन के लिए यूज की जाती है। कैनाल्स कैसे होता है? जो रिवर का पानी होता है या पानी को कैनाल के थ्रू जो है वहाँ पे डाइवर्ट किया जाता है, उस फार्मिंग प्लेस पे डाइवर्ट किया जाता है एंड दे यूज दैट वाटर फॉर देयर इरिगेशन पर्पस। देन इसके बाद ये लोग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स जरूर यूज करते हैं। अब यहाँ पे है इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है? जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारने की दवाइयाँ। पेस्टिसाइड्स क्या होता है? जो थोड़े बड़े बड़े जो होते हैं पेस्ट जानवर या पेस्ट कह लो, उनको मारने की दवाइयाँ। इसका वो लोग जो है ज़रूर अपने इस तरह के जो कमर्शियल फार्मिंग है उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये बता दूं, कमर्शियल फार्मिंग जो है एक रीज़न से दूसरे रीज़न में वैरी करता है, मतलब अलग अलग है। कैसे? सपोज मैं एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे जो है राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन उनका जो मेन जो है फूड ग्रेन है व्हीट। वो जो भी पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश के जो
लोग हैं उनका मेन फूड क्या है, व्हीट है, लेकिन वो लोग राइस को भी ग्रो करते हैं अपने स्टेट में। तो ये राइस जो है उसलिए किस लिए उन लोग ग्रो करते हैं, फॉर कमर्शियल पर्पस, सेल करने के लिए, बिक्री करने के लिए, टू गेन प्रॉफिट, टू गेन प्रॉफिट। लेकिन यहीं पे यदि मैं उड़ीसा की बात कर लूं या तमिलनाडु की बात कर लूं, यहां पे भी राइस ग्रो किया जाता है, लेकिन ये राइस जो है उन लोग कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो नहीं करते हैं, वो जो है राइस अपने कंजम्पशन के लिए ग्रो करते हैं। सो इट वैरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया। यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन हुआ फॉर कमर्शियल पर्पस, यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन हुआ टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट type of farming, that is plantation agriculture, that is plantation agriculture। ये प्लांटेशन का मतलब ही है यहाँ पे सिंगल क्रॉप एग्रीकल्चर। प्लांटेशन मीन्स in that particular piece of land a single crop is grown। देन सेकेंड क्या है, इट इज ऑल्सो ए कमर्शियल फार्मिंग। जब ये आपका जो है प्लांटेशन फार्मिंग, ये भी क्या है, लार्ज स्केल फार्मिंग है, इट इज ऑल्सो अ लार्ज स्केल फार्मिंग। लार्ज स्केल फार्मिंग है, और जहां पे भी लार्ज स्केल फार्मिंग सिस्टम होगा वो कमर्शियल होना ही होना है, मतलब इनका जो है प्रॉफिट लेना है, सेल करके इनको पैसे कमाने हैं। तो यहाँ पे जो है इट इज ऑल्सो अ कमर्शियल फार्मिंग। एंड द थर्ड वन इज इट यूजेस मोर कैपिटल एंड एंगेज लेबर्स इन द प्लांटेशन। जब आप डेफिनेटली जब लार्ज स्केल में फार्मिंग होगी तो अकेले वो फार्मर या उसकी फैमिली कर नहीं पाएंगे, उनको जो है लेबर्स को जो है एंगेज करना ही पड़ेगा। तो इस टाइप के फार्मिंग को जो है वो लोग लेबर्स के थ्रू करवाते हैं। एंड इस तरह के फार्मिंग में जो है उनको कैपिटल, हियर कैपिटल मीन्स मनी, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, पैसे की भी ज़रूरत होती है और लेबर्स की भी ज़रूरत होती है। एंड इसके एग्जाम्पल्स मैं बता दूं, एग्जाम्पल्स जो है प्लांटेशन के हैं टी, कॉफी, बनाना, रबर, कोकोनट एंड जूट। ये सारे मतलब एक ही पीस ऑफ लैंड में यदि आपको बनाना का प्रोडक्शन करना है तो सिर्फ बनाना ही होगा, रबर का करना है प्लांटेशन तो सिर्फ रबर ही होगा, जूट करना है तो सिर्फ जूट ही होगा। मैं यहाँ पे जो है बता दूँ आपको जूट के बारे में, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइबर क्रॉप, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइबर क्रॉप। एंड आसाम और नॉर्थ बंगाल में टी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे इनका प्लांटेशन होता है और इसका हम इंडिया जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो प्लांटेशन जो है टी प्लांटेशन इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इन कर्नाटका, ये जो है हमारा जो है बहुत बड़े पैमाने पे हम इसको इंडिया से बाहर देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। द फर्स्ट वन इज रबी, द सेकेंड वन इज खरीफ एंड द थर्ड वन इज जेद। अब यहाँ पे ये 2 मेन जो है क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में फेमस है, मेन है इंडिया के लिए, रबी एंड खरीफ। अब जेद के बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आ जाइए रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? रबी क्रॉपिंग पैटर्न्स सबसे पहले हम देखेंगे इसका सोइंग पीरियड क्या होता है एंड इसका हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होता है। सोइंग पीरियड एंड हार्वेस्टिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काटने का समय, सोइंग मतलब बीज को बोने का समय। तो कभी याद रखिएगा रबी की जो क्रॉप्स है वो विंटर में सो किए जाते हैं, विंटर में उसको बोए जाते हैं और इसका जो हार्वेस्टिंग होता है वो कब होता है? समर सीजन में होता है। तो
विंटर में यदि हम इसको सो करते हैं तो इसका मंथ होगा दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। इसका सोइंग पीरियड क्या है? फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर सोइंग पीरियड है। एंड इसका हार्वेस्टिंग पीरियड हो जाएगा आपका अप्रैल टू जून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सोइंग पीरियड इज अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टिंग पीरियड इज अप्रैल टू जून। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। अब यहाँ पे ये आ जाता है कि ये रबी जो क्रॉप्स है उसमें कौन कौन से मेन क्रॉप्स आते हैं रबी। फर्स्ट वन इज व्हीट, सेकेंड वन इज बार्ली, then third peas, gram, mustard. These are some important rabi crops. अब थर्ड ये आ जाता है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं। इसका सोइंग पीरियड अक्टूबर टू दिसंबर है, देन हार्वेस्टिंग पीरियड इज अप्रैल टू जून। एंड व्हाट आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ रबी क्रॉप्स। इसमें जो है आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो रबी का जो क्रॉप है ये इंडिया के नॉर्थ रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। अब नॉर्थ रीजन मतलब आपका सबसे पहले यदि मैं चलूँ तो आप शुरुआत कीजिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर भी कह सकते हो, जम्मू कश्मीर, देन इसके बाद पंजाब, देन थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए उत्तराखंड, उससे नीचे आप आ जाइए उत्तर प्रदेश। तो these states are the producing states of Rabi crop. After Rabi, come to Kharif crop. खरीफ क्रॉप है, इसका सोइंग पीरियड याद रखिएगा, मॉनसून जब आती है तभी इसका सोइंग पीरियड होता है, मतलब बारिश। मॉनसून का मतलब क्या है? बारिश। बारिश जब शुरू होगी, रेनी सीजन, तभी जो है खरीफ क्रॉप का सोइंग पीरियड होता है। एंड इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड होगा, दैट सोइंग पीरियड इसका होगा ऑनसेट ऑफ मॉनसून। एंड इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होगा, इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड होगा दैट इज सेप्टेम्बर टू अक्टूबर। तो ये आपका जो है सोइंग एंड हार्वेस्टिंग पीरियड है खरीफ क्रॉप्स का। एंड अब इसमें आ जाता है नेक्स्ट, क्या कौन कौन से क्रॉप्स जो है खरीफ में आते हैं। मैंने यहाँ लिखा है ऑलरेडी, राइस, मेज, जवार, ग्राउंडनट एंड सम पल्सेस। तो दीज आर सम मेजर खरीफ क्रॉप्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ खरीफ क्रॉप, कौन कौन से स्टेट्स में खरीफ क्रॉप्स जो है ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। आप एकदम आँख बंद करके जो है यदि इंडिया की मैप को आप देखोगे तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट बेल्ट हैं, आप कह लीजिए वेस्ट बंगाल, आप कह लीजिए इसके नीचे में आ जाइए, जितने भी आपके कोस्टल पेनिसुलर रीजन है, कोस्टल पेनिसुलर रीजन, जैसे आप यहाँ पे नीचे में आओगे, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, और यहाँ पे थोड़ा सा टर्न लोगे तो यहाँ पे केरला भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केरला। ये सारे स्टेट में जो है खरीफ क्रॉप जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है, खरीफ क्रॉप। तो यहाँ पे जो है सबसे, आपको जस्ट कुछ नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना होगा नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट एंड द डेल्टाज ऑफ पेनिसुलर रीजन। थर्ड हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है दैट इज जेद जो है वो जो रबी क्रॉप होता है क्रॉपिंग पैटर्न एंड जो खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न होता है, इन दोनों के जो बीच का जो पीरियड होता है, इट मे बी फॉर 2 months और 3 months, उस पीरियड में जो है जेद की जो है क्रॉप्स लगाई जाती है। एंड जो जेद क्रॉप्स है दैट कंसिस्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। फॉडर मतलब जो हम लोग एनिमल्स को जो खिलाते हैं, फॉडर चारा, एनिमल्स का चारा।
एंड जेद में जो है मैक्सिमम वाटर बेस्ड जो है फ्रूट्स आता है, दैट वाटर बेस्ड फ्रूट्स आर वाटरमेलन, मस्क मिलन एंड कुकुम्बर। ये जो है जेद के क्रॉप्स है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शुगर केन। यस, शुगर केन भी जो है इसी जेद जो है क्रॉपिंग पैटर्न के अंडर में आता है, लेकिन ये 2 महीने या 3 महीने का जो है क्रॉपिंग पैटर्न नहीं है। इसका जो है इट टेक ऑलमोस्ट ईयर टू हार्वेस्ट। 1 साल जो है इसको हार्वेस्टिंग के लिए लगता है। बाकी जो जेद की जो फसल होती है या प्रोडक्ट्स होता है वो 2 या 3 या 4 महीने में ही तैयार हो जाता है यूज़ के लिए, लेकिन जो हमारा शुगर केन होता है उसको इट टेक ऑलमोस्ट 1 ईयर टू हार्वेस्ट। तो ये भी जो है आप याद रखिएगा कि शुगर केन भी जेद के अंदर आता है, बट ये जो है आपका 1 साल लेता है। सो दिस इज द पॉइंट्स ऑफ जेद क्रॉपिंग पैटर्न। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज योर मेजर क्रॉप्स। आज हम मेजर क्रॉप्स वैसे हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन आज हम मोस्टली इस 2 मेजर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज राइस एंड द सेकंड वन इज व्हीट। तो अभी सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइस क्रॉप के ऊपर। इसके पहले हमने चर्चा की थी कि राइस जो है इट कम्स अंडर खरीफ क्रॉप्स एंड व्हीट कम्स अंडर रबी क्रॉप्स। तो राइस जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। अब यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन के लिए जोग्राफिकल कंडीशन क्या होना चाहिए। इसकी पैदावार के लिए जो हमारा जोग्राफिकल कंडीशन है, किस तरह का बारिश होना चाहिए, किस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए एंड किस तरह की सॉइल होनी चाहिए, ये सारा हम यहाँ पे फैक्टर्स, ये सारा हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि राइस जो है इट इज़ स्टेपल फूड। स्टेपल मतलब ये ऐसा फूड आइटम है, फूड ग्रेन है जो मैक्सिमम 99% ऑफ द पॉपुलेशन अपने जो है फूड आइटम में इंक्लूड करते हैं। बिना चावल के जो है किसी का भी फूड जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। सो राइस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मतलब कंपल्सरी, हर व्यक्ति जो है इस फूड को खाता है, राइस को यूज करता है अपने खाने में। तो देन यहाँ पे आप लोग इसको आराम से लिख सकते हो, इट इज अ स्टेपल फूड, स्टेपल फूड। देन ये खरीफ क्रॉप है। अब यहाँ पे हम ये चर्चा करते हैं कि राइस का प्रोडक्शन जो है इंडिया में कैसा होता है। राइस का जो प्रोडक्शन, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो राइस का प्रोडक्शन चाइना में वर्ल्ड के हिसाब से हम देखें तो चाइना नंबर 1 पे है और इंडिया जो है वो नंबर 2 पे है। सो इंडिया जो है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट country in the field of rice production after China. Then come to third point. अब इसको यदि कैसा टेम्परेचर चाहिए, इस खरीफ क्रॉप के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, इसको जो है टेम्परेचर इट नीड हाई टेम्परेचर, इट नीड हाई टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो टेम्परेचर है, इसको इस फसल को, इस क्रॉप को जो है पकने के लिए या ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री चाहिए। देन इसके बाद आ जाते हैं इसको पानी कितनी चाहिए, वाटर कितना चाहिए। इसको जो है पानी इट रिक्वायर्स more than 100 centimeter of annual rainfall. Annual rainfall. 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, मतलब इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। आपने अपने, यदि सपोज आप अपने नेटिव जाते हैं या गांव जाते हैं तो आप देखते होंगे जहाँ पे पेडी जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है या राइस का प्रोडक्शन किया जाता है, उस फील्ड में जो है हमेशा पानी से वो फील्ड क्या रहता है, वो भरा रहता है। इट मीन्स
उसको पानी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इट रिक्वायर्स 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एनुअली, मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब इसके बाद ये आ जाता है ये कौन कौन, अब हाँ मैं और एक समझाना चाहूँगी, बहुत सारे रीजन ऐसे हैं यदि सपोज मानसून नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, तो क्या हमारा ये जो राइस का क्रॉप है क्या वो डैमेज हो जाएगा? नहीं, इसके लिए भी सॉल्यूशन है। इसका जो है हम लोग इरिगेशन करते हैं थ्रू कैनाल्स, नहर, थ्रू कैनाल्स जो है इसकी इरिगेशन होती है। और वो कैनाल जो है वो नदी के, इसके पहले मैंने समझाया था कि जो नदियों का पानी है उस नदियों के पानी को कैनाल के थ्रू जो है पर्टिकुलर उस फील्ड में जो है पहुंचाया जाता है, या इस फील्ड तक उसको डाइवर्ट किया जाता है ताकि वो जो किसान जो है उस पानी को अपने खेतों में यूज़ कर सके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर से बनाया गया था। एंड वो जो कैनाल का जो पानी है पंजाब एंड राजस्थान, ये दो स्टेट के जो लोग हैं उन लोग अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो है मैं बता दूँ जो कौन कौन से स्टेट में राइस का प्रोडक्शन होता है। हमने पहले भी बताया था राइस का प्रोडक्शन जो है आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, कौन से होता है? नॉर्थ ईस्ट रीजन। आप पूरा इस बेल्ट को ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, देन इसके नीचे आप आंध्र प्रदेश आ जाइए, उसके नीचे आप तमिलनाडु आ जाइए, एंड उसके नीचे आप केरला आ जाइए। ये सारे बेल्ट में जो है जो कोस्टल बेल्ट है पेनिसुलर रीजन का, उसमें जो है राइस का प्रोडक्शन होता है। सो यहाँ पे मैं बता दूँ राइस का प्रोडक्शन यदि सपोज पंजाब और हरियाणा करते हैं तो वो कमर्शियल पर्पस में करते हैं, और पंजाब और हरियाणा में यदि राइस का प्रोडक्शन होता है कमर्शियल पर्पस पे, सो दे यूज कैनाल्स फॉर इरिगेशन, दे यूज कैनाल फॉर देयर इरिगेशन पर्पस। नेक्स्ट कम टू द wheat क्रॉप, नेक्स्ट यू कम टू द wheat। अब इसमें जो है wheat के बारे में मैं बोलूँ, इट इज अ रबी क्रॉप। ये कौन सा क्रॉप है? ये रबी क्रॉप है। और वीट जो है द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरेल क्रॉप ऑफ इंडिया। सबसे मतलब राइस के बाद वीट का ही कंजम्पशन इंडिया में ज़्यादा होता है, सबसे ऊपर राइस, देन इसके बाद वीट, तो सेकेंड लार्जेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन इंडिया। देन इसका थर्ड आ जाएगा कि इसको जो है इस फसल को कितना टेम्परेचर चाहिए। तो सबसे पहला इसका है टेम्परेचर। जब इसको हम लोग सो करते हैं तो हमने कहा था आपको विंटर सीजन में इसको सो करते हैं, तो इसको टेम्परेचर, इसका मतलब ज़्यादा नहीं, ड्यूरिंग सोइंग पीरियड इट नीड ओनली कूल सीजन। कूल सीजन मतलब इसको ना तो ज़्यादा गर्म मौसम चाहिए ना तो ज़्यादा ठंडा मौसम चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन ड्यूरिंग सोइंग पीरियड। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट जब ये राइपनिंग के स्टेज में होता है, पकने के स्टेज में होता है, हार्वेस्टिंग के समय इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए, बहुत तेज़ धूप चाहिए, तभी जाके हमारा जो वीट का जो क्रॉप है वो सक्सेसफुली हम लोग हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसको सक्सेसफुली प्रोडक्शन हम लोग होता है वीट का। देन कम टू नेक्स्ट, अब इसको बारिश कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए एज कंपेयर टू खरीफ क्रॉप राइस। इसको पानी जो है बहुत कम चाहिए, इसको पानी चाहिए ओनली 50 to 75, ओनली 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पे हमने देखा राइस को 100 चाहिए, मोर देन 100 चाहिए, इसको ओनली 50 to 75 सेंटीमीटर, मतलब इसको पानी की ज़रूरत राइस की अपेक्षा कम होती है। अब यहाँ पे राइस प्रोडक्शन जो जोन है, इसके पहले भी मैंने बताया था, राइस प्रोडक्शन जोन है वो आप यदि नॉर्थ बेल्ट ले लोगे, ऊपर से आप आ जाइए, जम्मू कश्मीर आ जाइए, हिमाचल प्रदेश आ जाइए, पंजाब आ जाइए, उत्तराखंड आ जाइए, उत्तर प्रदेश आ जाइए, देन इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए नॉर्थ वेस्ट ब्लैक सॉइल रीजन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी वीट का प्रोडक्शन किया जाता है। So these are some points of
वीट। सो आज बच्चों हम इतना ही चर्चा कर रहे हैं मेजर जो क्रॉप्स है राइस एंड वीट। अगली कक्षा में हम दूसरे मेजर क्रॉप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक हल्का सा रिकैप्चुलेशन कर दूं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है 3 है, प्रिमिटिव, इंटेंसिव एंड कमर्शियल। प्लांटेशन भी आ जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में जब 3 होते हैं, रबी होता है, खरीफ होता है एंड जेद होता है। इसके आगे की जो कक्षा है उसमें मैं इसके आगे के पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।